इंटरनेशनली यूएसए की कोर्ट में यूएसए की गवर्नमेंट के सहायता से मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत हुई है आज तक की इतिहास की। क्यों कहता हूं ये? क्योंकि इस जीत के बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानी एजेंट्स, भारत में रहने वाले टेररिस्ट्स को सपोर्ट करने वाले, भारत में रहने वाले टेररिस्ट को फैसिलिटेट करने वाले, टेररिस्ट को फंड करने वाले, टेररिस्ट को घर दिलाने वाले, टेररिस्ट के ऑपरेशन को कैरी करने में जो जो सहयोग चाहिए होता है वो देने वाले रात को सोए नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है अब उनके जेल जाने का समय आ गया है। इतनी बड़ी जीत हुई है। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा टेरर अटैक था 26/11 मुंबई पे, जब लश्कर ए तौयबा के टेररिस्ट पाकिस्तान से बोट्स द्वारा आए थे। उन्होंने 3-4 दिन मुंबई सिटी को हॉस्टेज बना लिया था। और उनका टारगेट क्या था? टारगेट था वो सारी जगहें जहां पे हाई विजिबिलिटी हो, चाहे वो जगहें 5 स्टार हो जैसे ताज, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, चाहे ओबरॉय हो, चाहे वो कौन सा कैफे था बहुत फेमस मुंबई का, लियोपोल्ड आई थिंक, वो कैफे हो। ऐसी जगहों पे करो कि इतनी हाई विजिबिलिटी हो और इतने ज्यादा लोगों की जाने जाएं कि इंडियन स्टेट कोलैप्स करने पे आ जाए, इंडियन फाइनेंशियल सेंटर कोलैप्स करने पे आ जाए। फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर था वो। और फिर ये भी साजिश थी कुछ समर्थकों के साथ कि इसको बाद में हिंदू टेरर दिखा दिया जाएगा। याद है अजमल कसाब जो मौली पहन के आया था? याद है ना? वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, भारत रत्न मिलना चाहिए उस महान महान तुकाराम ओमले जी को, जिन्होंने उसको पकड़ लिया जिंदा। और ये साबित हो गया कि वो पाकिस्तान से आया था, उसका नाम अजमल कसाब था। पर बहुत लोग बच गए क्योंकि अजमल कसाब तो फुट सोल्जर था। उसको क्या पता था भारत में किस किसने मदद की है। क्योंकि मेरा ये मानना बहुत स्पष्ट है, इतना बड़ा ऑपरेशन भारत में समर्थकों के बिना, फाइनेंसर्स के बिना, जो सेफ हाउसेस देते हैं उनके बिना, लॉजिस्टिक्स के बिना हो ही नहीं सकता है। उसमें एक नाम आया था डेविड हेडली। वो डेविड हेडली जो मुंबई के कई बड़े बड़े लोगों के साथ जिम करता था, वही डेविड हेडली जिसका नाम कई प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध स्पेसिफिकली अगर बोले, बॉलीवुड के सुपर प्रोड्यूसर के बेटे के साथ आया था। पर हुआ कुछ नहीं था, सरकारें अलग थी, डेविड हेडली निकल गया था, यूएस में अरेस्ट हुआ था, यूएस में कन्विक्ट हो गया था, भारत नहीं आया था। पर एक व्यक्ति जो डेविड हेडली से भी बड़ा है, जिसका नाम तहुव्वुर राना है, वो भी यूएस में अरेस्ट हुआ था। डेविड हेडली का कहना था कि ये तहुव्वुर राना ने ही सब कुछ उसके लिए इंडिया में मैनेज किया था। तो ये समझ लीजिए तहुव्वुर राना है क्या। मैं आपको बहुत बताता हूं, जो जमीन पे अजमल कसाब जैसे टेरर अटैक करते हैं वो तो प्यादे हैं। वो प्यादे हैं जिनको एक टारगेट दिया जाता है, कर देते हैं, उनको बोला जाता है अरे भैया 72 ये मिलेगी, 72 वो मिलेगी, कर दो, है ना? तो वो उस चक्कर में कर देते हैं, दिमाग में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। 17, 18, 20 साल के होते हैं। पर जो फाइनेंस करते हैं, लॉजिस्टिक्स करते हैं, वीजाज दिलवाते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, नेटवर्क होता है उनका जिस भी देश में टेरर अटैक कर रहे होते हैं, वो होते हैं रियल टारगेट। तो ये तहुव्वुर राना हेडली का दोस्त था। इसके और हेडली ने साथ पढ़ाई की थी हसन अब्दुल कैडेट स्कूल 5 साल। और ये पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी लिंक देखिए कहां से निकलते हैं, में रहने के बाद कनाडा चला गया था। कनाडा के बाद ये अमेरिका आ गया था। अमेरिका में आके इसने एक वो फर्म एस्टैब्लिश करी जो ग्लोबल टेरर करने देती, इमिग्रेशन, इसका नाम दिया फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस इन शिकागो। उसके एक ब्रांच मुंबई में खोली गई। उस ब्रांच में हेडली को भेजा गया कि परफेक्ट कवर हो गया, वर्क वीजा मिल गया कि भैया वर्क करने आया है, मुंबई में आया है, इमिग्रेशन का है, तो आप हर
तबके के लोग से मिल सकते हैं, एक्सेस बन जाता है, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस वीजा मिल जाता है। ये नहीं है टूरिस्ट वीजा की कोई पूछे भैया महीने बाद 2 महीने बाद इंडिया में क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म आपको वीजा मिल जाता है। उसके लिए जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और बहुत रिगरस डॉक्यूमेंटेशन होती है वर्क वीजा में, टूरिस्ट वीजा नहीं है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ने प्रोवाइड करी, मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसी हेडली को उसने एक प्लॉट, वो जो आपको पता है डैनिश कार्टून्स बने थे, उसके लेके भी कोशिश कर रहे थे, पर वो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। इंडिया में इंप्लीमेंट करने हेडली आ गया। कोर्ट में जब हेडली अरेस्ट हुआ तो सबसे पहला अरेस्ट इसका हुआ यूएस के अंदर, पर इसको बहुत कड़ी सजा नहीं मिली। कड़ी नहीं मिली मतलब कि उसके काउंसिल्स ने आर्ग्यू किया कि हेडली ने कुछ लेवल का ड्यूप किया, फुल्ली इन्वॉल्व नहीं था, हेडली का विक्टिम था, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई, पर फिर भी कन्विक्ट हुआ और 14 साल के लिए हुआ। 14 साल के लिए, इतने बड़े टेरर अटैक में 14 साल कुछ भी सजा नहीं है, कुछ भी सजा नहीं है, पर हुई, जेल में था और फिर जल्दी जेल से छूट गया। वहां पे हेल्थ ग्राउंड्स पे, ये ग्राउंड्स पे छोड़ देते। जैसे ही वो छूटा उसको लगा 8-10 साल जेल में बिता के मैं छूट गया, फ्री हो गया। हुआ नहीं, क्योंकि सरकार थी मोदी। उन्होंने इमीडिएटली, और यूएस से अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्तों का भी एक लाभ होता है। जो लोग पूछते हैं इंटरनेशनली अच्छे रिश्तों का क्या लाभ, ये लाभ है। यूएस, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जुडिशियल भी होता है और एग्जीक्यूटिव भी होता है। जुडिशरी को भी अप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि जिसकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आती है वो जुडिशरी हर जगह, यूके में भी जुडिशरी को भी, यूएस में भी जुडिशरी को भी, हर जगह, इंडिया में भी जुडिशरी को भी करना पड़ता है, और एग्जीक्यूटिव को भी अलाउ करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो एग्जीक्यूटिव है वो सेटिस्फाइड है। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो मांग सकता है वो सिर्फ एक देश ही मांगता है, निजी पर्सनल लोग नहीं मांग सकते हैं। तो इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि ये व्यक्ति जो जेल से छूट गया है, तहुवर राणा, ये एकदम से गायब हो जाएगा और आप इसको अरेस्ट कीजिए, और आपके कानून में अगर सजा नहीं है हमें भेजिए, प्लस हमें तो इससे जानकारियां लेनी है, बहुत जानकारियां लेनी है कि कौन कौन थे जो इसके पूरे बिजनेस नेटवर्क में थे, जो इसके लिए ऑफिस बुक हुआ था मुंबई में तभी ये भेज पाया। तो किसने ऑफिस बुक करवाया, कैसे बुक करवाया, कैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बुक हुए, कैसे रेकी की गई, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम था, कितनी फंडिंग हुई, कहां से फंडिंग हुई, इंडिया से हुई, ग्लोबल नेटवर्क से हुई, वो सारी जानकारी एक बारी ये पकड़ा जाए तो हाथ में आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल मसल इसकी थी, लीगल सिस्टम्स इसके थे। तो इस व्यक्ति को हेडली ने कहा था कि 2006 में ये शिकागो गया था राणा से मिलने के लिए, और उसने राणा को कहा था कि एलएटी का मिशन है, और राणा ने सारा ये प्लान बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सेंटर मुंबई में बनाने का, 5 साल का वीजा देने का, और उसका सिर्फ एक कंसर्न था राणा का कि जो इस सेंट्रल मुंबई में दफ्तर है इसके थ्रू कुछ टेरर मत करना, ताकि ये ना फंसे। और उसने, हेडली ने बताया कि 5 जितने भी साल ये यहाँ पे रहा, एक भी वीजा इन्होंने प्रोसेस नहीं किया। पैसे तो कमाने ही नहीं थे, पैसे कमाने का तो पर्पस ही नहीं था। पर्पस था कि एक फेक हिस्ट्री बना के बिजनेस वीजा मिल जाए और इंडिया में आप लंबा रह पाए और आपको सबको एक्सेस मिल जाए। राणा ने पैसे भी भेजे इसको, 67,605 इन अक्टूबर 2006, $500 इन नवंबर 2006, 17,000 कुछ दिन लेटर, फिर 75,000 दिसंबर में, फिर $1,000 दोबारा भेजे। तो बार 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 भेजे, और ये चाहते थे कि इनको निशाने हैदर, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड भी मिले। हेडली ने यह भी बताया कि राणा ने इसके कोपेनहेगन, डेनमार्क जाने का भी इंतजाम किया था इमिग्रेशन लॉ सेंटर के बिहाफ पे ही। इसकी पूरी एक हिस्ट्री बन रही थी। 2011 में चार्जशीट डाल दी थी एनआईए ने, आपको पता है, वो सब तो पता ही आपको, अजमल कसाब का क्या हुआ, ये हुआ, पर राणा बाहर था। हाफिज सईद तो आज भी आपको पता है पाकिस्तान में, कुछ भारत के लोग, जर्नलिस्ट बड़ी तारीफ करते हैं इसकी। एनीवेज, इंडिया ने जब 2020 में राणा के छूटते ही ये रिक्वेस्ट करी कि इसको अरेस्ट करो और एक्स्ट्राडिशन करो, अच्छे रिश्ते यूएस सरकार ने किया,
अमेरिकन अथॉरिटीज ने 10 जून को ही उसको अरेस्ट कर लिया LA से। 10 जून को उसको अरेस्ट किया। तो भारत सरकार सोई नहीं। इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं था ना, बहुत सरकारें सो जाती हैं इस पे, इंडिया में किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, जेल हुआ, कन्विक्ट हुआ, 8-9 साल रहा, छूट गया, बात मिट्टी हो गई। इंडिया में जो लिंक्स थे बच गए। सरकार ने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाया। फिर 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फेडरल कोर्ट में सर्टिफाई कर दिया कि इंडिया की जो रिक्वेस्ट है एक्स्ट्रेडिशन की, और असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी जॉन एल ल्यूजान ने सबमिशंस करी फेडरल कोर्ट के सामने कि राणा मीट्स ऑल दी क्राइटेरिया फॉर एक्स्ट्रेडिशन फॉर इंडिया फॉर हिज ट्रायल। बहुत कैटेगरीज होती हैं। लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मेरी पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है, राणा के वकीलों ने करते हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है इंडिया में। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि इंडिया की जेल्स मॉडर्न नहीं है, डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये रिजेक्ट होती है, पर ये सब ग्राउंड्स हैं और कई बार अपहोल्ड भी होते हैं। फिर इंडिया में ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो वहां के देश के कानून अलाउ नहीं करते। डेथ पेनल्टी को लेके ये बहुत बड़ी लड़ाई होती है उन देशों से, स्पेशली यूरोप से, जहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है। फिर आपको सॉवरेन गारंटीज चाहिए होती हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं दे दोगे। बहुत टेक्निकल है, कोई ऐसा इजी काम नहीं है, और बहुत ग्राउंड्स होते हैं ट्रेडिशन रुकवाने के। पर यूएस सरकार ने बहुत बढ़िया कोर्ट को कन्विंस किया कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है, मास्टर टेररिस्ट है, इंडिया के साथ ट्रीटी है, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिया के इस केस में उसको एक फेयर ट्रायल मिलेगा। आप जब लोग बोलते हैं जुडिशरी की रेपुटेशन भी इसलिए जरूरी है, जैसे सरकार की रेपुटेशन जरूरी है, जुडिशरी की भी जरूरी है कि वो फेयर ट्रायल देगी, तथ्यों पे सजा देगी। अजमल कसाब को जैसे तथ्यों पे सजा दी गई है, याकूब मेनन को तथ्यों पे सजा दी गई है। 2 उदाहरण देता हूं, अफजल गुरु तीसरा उदाहरण ले लीजिए आप। एनीवेज, तो यूएस कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये जो सारे ऑफेंसेस चार्ज है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सर्टिफाई कर दिया, वो मीट करते हैं क्राइटेरिया एक्स्ट्रेडिशन के। 17 मई को ये ऑर्डर आ गया है कि अब उसको इंडिया भेज दिया जाए। सबसे बड़ी चिंता जो मैंने बोली, इसलिए सबसे बड़ी जीत, मुंबई अटैक, जिसके बाद इन कुछ लोगों ने क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, किताब भी रिलीज की थी, आरएसएस की साजिश, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे नैरेटिव क्रिएट किए गए थे। असल लोग कौन थे, अब वो सामने आएंगे, क्योंकि जब ये आएगा, इंडियन जेल में इंडियन पुलिस पूछताछ करेगी तो बहुत गाएगा, ये बहुत गाएगा, और जो जो ये गाएगा वो जेल में जाएगा। भारत माता की जय।